एक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था जो बहुत ही ज्ञानी और विद्वान था। उसकी ख्याति उस राज्य के राजा तक थी। एक दिन वो अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था, जो बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसके मित्र का गांव काफ़ी दूर था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में मस्त आगे चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वो भी पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को ये नाम थोड़ा अटपटा और विचित्र लगा, परंतु उसने कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक समाचार देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है, और वो आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल वापस आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुँचे। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था और उसमें ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी थी। पंडित के मित्र का गांव वहाँ से काफ़ी दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, रात होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी हो रही है और भूख भी लगी है, हम यहीं रुककर भोजन कर आराम कर लेते हैं, कल सुबह आगे का सफ़र तय करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कोई ज़रूरी सामान देना है, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ समय बाद उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा कि ये महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने महाकाल से इस बात का जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में फिर एक गांव आया तो महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मैं कुछ समय बाद मिलता हूँ, मुझे इस गांव में भी कुछ ज़रूरी काम है। ये कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि वो अब कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वो मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई दुर्घटना जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर तुम कौन हो? महाकाल ने कहा, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम सा गया। पंडित सोच में पड़ गया कि यदि वास्तव में ये यमदूत हुआ तो इसकी बात भी सही होगी और मेरे कारण मेरे बचपन के मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो मुझे सब पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि ये महाकाल सचमुच में ही यमदूत है। वो अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने
इसीलिए पंडित अपने गांव की ओर जाने के लिए पीछे मुड़ा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर बहुत खुश दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र उसका काफ़ी समय से पीछा कर रहा है। लेकिन वो बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज था, इसीलिए ना तो वो पंडित के पास पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज़ दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हैरान होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वो पूछना चाहता था कि आखिर ये कैसे हुआ। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे आ रहा था, लेकिन वो अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसीलिए हृदय आघात के कारण इसकी मृत्यु हो गई और इस तरह अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच महाकाल एक यमदूत है और उसका काम जीवों के प्राणों को हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसीलिए वो ये भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता, सभी जीवों को एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन अचानक पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने महाकाल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो महाकाल ने कहा, किसी सामान्य जीव को ये जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो जाता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात ये होगी कि तुम खुद खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल वहाँ से चला गया। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्म कांड करके अपने गांव चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु की बात सुनकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। तो पंडित ने भी वही किया। पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी ख्याति उस राज्य के राजा तक थी। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान तो निकाल ही लेंगे। पंडित ये सोचते हुए राज दरबार में पहुंच गया और उसने वहां जाकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने ये बात अपनी मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो ये तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जब वो दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वो दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की ये सलाह राजा को भी ठीक लगी। बहुत सोच समझकर राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को ये ना लगे कि वो राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के कारण खुद ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और वो दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसीलिए उस दिन पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठा और जेल से निकलकर अस्तबल में पहुंच गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य के राजमहल पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की।
सभी लोग रात्रि के अंतिम पहर होने के कारण नींद में थे। वो पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। जहां राजा और रानी सो रहे थे वहां पंडित भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुए और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में वो कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां ये सब सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही क्रोधित होकर पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी कुछ हिम्मत करके उसने राजा से कहा कि मैं ये नहीं जानता कि मैं राजमहल कैसे पहुंचा, मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब सच में होने जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने महाकाल से मिलने की कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वो राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास जाकर सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी, परंतु उसने सोचा ये मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी ये बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि तुम्हें महाकाल ने कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर ये बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत सैनिकों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौटे और उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वो पूर्ण रूप से सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। आज राजा इससे अंतिम बार मिले थे। इसके बाद इस राज्य में ये कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अगर फांसी नहीं दी जाती तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दें। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को भी फांसी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को ये सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसीलिए वो भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़फ रहा था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी उपाय कर लें, लेकिन भाग्य में लिखा नहीं मिटा सकते।
इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर ढंग से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता, तो 6 महीने राजा की कैद में डर डर कर जीने की बजाय ज़्यादा बेहतर जीवन जीता।